नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत पूर्व में अध्ययन किए गए पादपों में आकार की विविधता पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो हमने पादपों में विविधता के अंतर्गत उनकी आकार में विविधता और उनके जीवन काल की विविधता के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम पादपों के अंदर पाई जाने वाली आवास में विविधता के आधार पर अध्ययन करेंगे। आवास में विविधता के अंतर्गत यानी पौधे किस प्रकार के आवास के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो प्रकृति के अंतर्गत पौधों के आवास में हमें काफी विविधताएं देखने को मिलती है। और आवास स्थानों को हम मुख्यतः दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है जलीय आवास और दूसरा है स्थलीय आवास। अब हम इन जलीय और स्थलीय आवास के अंतर्गत पाए जाने वाले पौधों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जलीय आवास, जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के आवास में पौधे जल की पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इन पौधों को जल की कमी से जूझना नहीं पड़ता है। अगर जलीय आवासों की हम बात करें तो तालाब, पोखर, नदी, नाले, नहरें, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, समुद्र, महासागर इत्यादि सभी है जो जलीय आवास के उदाहरण हैं। इन सब में से हम जलीय आवास के अंतर्गत देखें सबसे पहले तो हमें जलीय आवास के अंतर्गत वोल्फिया एवं सिरेटोफाइलम ये है जो स्वच्छ जल के आवासों में पाए जाते हैं। वोल्फिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो है जो सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है। और सिरेटोफाइलम ये दोनों है जो ऐसे स्वच्छ जलीय आवास में पाए जाने वाले आवृतबीजी पादप है जिनके अंदर जड़ें अनुपस्थित होती है। यानी क्योंकि ये पौधे हैं जो पूर्ण रूप से जलीय आवास में पाए जाते हैं, जल के अंदर है जो रहते हैं, तो इन्हें है जो अपने सामान्य पादप सतह से है जो अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा जल की आपूर्ति हो जाती है। स्वच्छ जलीय आवास के अंतर्गत हम आगे देखते हैं हाइड्रिला और पोटामोजिटॉन। ये भी है जो स्वच्छ जल के अंदर पाए जाने वाले पौधे हैं। इसके अलावा निम्फिया, ट्रापा एवं निलंबो इत्यादि के नाम भी है जो उल्लेखनीय है, जो स्वच्छ अपने ऐसे कहें कि लवण रहित जलीय आवासों के अंतर्गत पाए जाने वाले आवर्तबीजी पादपों के अंतर्गत ये मुख्य उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम खारे पानी की बात करते हैं जलीय आवास के अंतर्गत, जहां पर जल में लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो आवास होते हैं वो हमें समुद्र एवं महासागरीय जलीय आवास के रूप में देखने को मिलते हैं।
तो इन लवणीय आवासों के अंतर्गत हम महासागरों में, समुद्र के अंतर्गत जोस्टेरा घास है जो देखने को मिलती है। और समुद्र तटीय तो दलदलीय आवास होते हैं। उन दलदलीय आवासों में उगने वाली वनस्पति को हम मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम सालसोला, आपकी राइजोफोरा और एविसीनिया इत्यादि प्रकार की लवणोद्भिद प्रजातियां जो हमें देखने को मिलती है। अब हम जलीय आवास के अध्ययन करने के बाद में हम स्थलीय आवास के बारे में पढ़ते हैं। स्थलीय आवास के अंदर भी जल की उपलब्धता के आधार पर पौधे है जो दो प्रकार के मुख्यतः मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। मीजोफाइट्स की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपको ट्राइफोलियम, हाइब्रिडम और मैंजीफेरा इंडिका इत्यादि देखने को मिलते हैं। मीजोफाइट्स जो प्लांट्स की जो कैटेगरी है वो हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के बीच की, यानी ये है जो पर्याप्त जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। लेकिन जलीय आवास के अंतर्गत तो जल की अधिकता होती है, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त जल की मात्रा पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं स्थलीय आवास के अंतर्गत नेक्स्ट कैटेगरी है वो जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जैसे नाम से विदित है कि ऐसे आवासों को शुष्क आवास भी हम कह सकते हैं, जहां पर जल की है जो सामान्यतः कम मात्रा है जो देखने को मिलती है। ऐसे कैसे जलाभाव वाले स्थान होते हैं। इसके अंतर्गत हमें ओपनसिया, जिसे हम नागफणी कहते हैं, और यूफोर्बिया, जिसे हम सामान्य भाषा में डंडाथोर कहते हैं, इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जीरोफाइट्स के अंतर्गत अन्य पौधों में हमें जिजीफस न्यूमुलेरिया, जिसको हम झाड़ी बेर कहते हैं, और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जो कि सैंड ड्यून्स वगैरह जो मरुस्थलीय इलाकों के अंतर्गत है, जो हमें एक झाड़ी देखने को मिलती है। उसके अलावा अकेसिया निलोटिका, जिसे हम बबूल कहते हैं, इत्यादि प्रकार की वनस्पति हमें है जो जीरोफाइट्स के रूप में देखने को मिलती है। अब हम आगे देखते हैं कि मृदा की विशेषता, यानी मृदा किस प्रकार की है एवं जल की उपलब्धता के आधार पर पौधों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली वनस्पति की जो वनस्पति की जो विशेषता होती है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने की, वो वनस्पति वहाँ की मृदा एवं जल की उपलब्धता पर उसकी प्रकृति निर्भर करती है। तो मृदा की विशेषता और जल की उपलब्धता के आधार पर हम पौधों को कई वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है ऑक्जेलोफाइट्स। ऑक्जेलोफाइट्स मतलब ये इस प्रकार के प्लांट है जो कम पीएच वाले मृदा के अंदर उगते हैं, यानी जिनकी जहां पर मृदा की पीएच 4 या 5 के बीच में या होती है। और इस प्रकार की जो अम्लीय मृदा होती है उसके अंदर कैल्शियम का अभाव पाया जाता है। और इस प्रकार की आवास में हमें रूमेक्स, अर्टिका, रोडोडेंड्रॉन इत्यादि प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑक्जेलोफाइट्स यानी अम्लोदभेद, यानी अम्लीय मृदा के अंदर उगने वाले पौधे, तो उसके अंदर है जो ये उदाहरण है। तो हमें जो एग्जाम की दृष्टि से कई बार है जो एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि ऑक्जेलोफाइट्स क्या है ना, तो हमें पता होना चाहिए ऑक्जेलोफाइट्स मतलब ऐसे पौधे जो कि अम्लीय मृदा के अंदर उगते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको है जो एक दो उदाहरण भी है जो याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है सेमोफाइट्स। सेमोफाइट्स का मतलब है हिंदी में बोलते हैं बालुकोद्भिद। और इस प्रकार के पौधे सामान्यतः मरुस्थलीय आवासों में, जहां पर बालू मिट्टी पाई जाती है, उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मोलुगो सर्वियाना, कैलिगोनम जिसे हम फोक कहते हैं, और
और लेप्टाडेनिया, जिसे हम खींप के रूप में सामान्य भाषा में जानते हैं। तो ये इस प्रकार की वनस्पति है जो बालू मृदा के अंदर पाई जाती है। फिर है आपके हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब ये ऐसे पादप है जो लवणीय क्षेत्रों में, जहां पर खारे पानी की झीलें, समुद्र इत्यादि होते हैं, वहां उन आवासों के अंतर्गत ये पौधे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो स्वेडा फ्रुटिकोसा, आपके टेमेरिक्स और सालसोला इत्यादि प्रकार की वनस्पति हमें लवणीय आवासों के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगली जो कैटेगरी है प्लांट्स की वो है लिथोफाइट्स, जिसे हम बोलते हैं शैलोद्भिद, यानी चट्टानों पर उगने वाले पौधे। इन लिथोफाइट्स के अंतर्गत बार्लेरिया, जिसे हम वज्रदंती कहते हैं, लेपिडोगैथिस एवं यूफोर्बिया नर्फोलिया इत्यादि प्लांट्स है जो हमें चट्टानों या ऐसे कैसे चट्टानी आवासों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, और इन पौधों को हम बोलते हैं लिथोफाइट्स या शैलोद्भिद। फिर है आपके साइक्रोफाइट्स। साइक्रोफाइट्स से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे पौधे जो कि बहुत ही कम तापक्रम वाले स्थानों पर, जैसे ऊंची बर्फीली पहाड़ों की चोटियां एवं अल्पाइन क्षेत्र इत्यादि, जो ऐसे आवास होते हैं जहां पर बहुत ही न्यून तापक्रम पाया जाता है, वहां पर उगने वाली वनस्पति को हम साइक्रोफाइट्स कहते हैं। साइक्रोफाइट्स के अंतर्गत हमें जो वनस्पति देखने को मिलती है वो है थैलिक्ट्रिम। तो ये थैलिक्ट्रम जो है प्लांट, ये बहुत ही न्यून तापक्रम वाले आवासों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगली जो कैटेगरी है प्लांट की वो है आपकी कैस्मोफाइट्स। कैस्मोफाइट्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि चट्टानों की दरारों के अंदर पाए जाने वाले पादप, क्योंकि ये पौधे होते हैं, ये चट्टानों की दरार में पाई जाने वाली मृदा के अंदर मौजूद रहते हैं, अर्थात इन पौधों को चट्टानों की दरार में मौजूद अल्प मात्रा में ही जो मृदा उपस्थिति वो पर्याप्त होती है। और इन कैस्मोफाइट्स के अंतर्गत हमें जो उदाहरण देखने को मिलते हैं वो है आपके एमिनोक्सिस, आपकी एस्प्लेनियम और क्राइथमम। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से आपको चट्टानों की दरारों के अंदर है जो ये पौधे उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर है आपके एपीफाइट्स। एपीफाइट्स मतलब ये इस प्रकार के पौधे हैं जो दूसरे पादपों के शरीर पर अपना जीवन व्यापन करते हैं, लेकिन होते स्वपोषी है, लेकिन अपना सहारा इत्यादि के लिए है जो ये क्या करते, दूसरे प्लांट्स की बॉडी का यूज करते हैं। उन जिन प्लांट्स के ऊपर ये पाए जाते हैं, उन प्लांट से ये किसी भी प्रकार का है जो जल, खनिज या भोज्य पदार्थों का अवशोषण नहीं करते हैं। तो इस कारण से हम इनको है जो क्या कह सकते हैं कि ये स्पेस पैरासाइट है, इन आवास के लिए है जो परजीवी के रूप में है जो उनके ऊपर पाए जाते हैं। जैसे बात करें हम ऑर्किड्स, तो ऑर्किड्स है जो एपीफाइट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंतर्गत हम ऑर्किड्स की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है। ऑर्किड्स दुनिया भर में अपने पुष्पीय सुंदरता के लिए मशहूर है। इन अधिपादपीय प्रजातियों अर्थात ऑर्किड्स के अंदर
आर्द्रता ग्राही जड़ें, जिसे हम हाइग्रोस्कोपिक रूट्स कहते हैं, पाई जाती है। और इन आर्द्रता ग्राही जड़ों के बाह्य वलकुटीय क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार का टिश्यू तक वेलामेन कहते हैं, पाया जाता है। और जिसके अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को वो सोख लेता है। यानी पौधों के अंदर है जो वो जल की कमी को वायुमंडलीय वातावरणीय आर्द्रता से ग्रहण करके पूरा कर लेते हैं। फिर आपके सेप्रोफाइट्स, जिसे हम मर्तोपजीवी पादप कहते हैं। यानी ये पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, अर्थात अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मर्तोपजीवी के अंतर्गत हमें मोनोट्रापा यूनिफ्लोरा, मोनोट्रोपा हाइपोप्टिस आदि देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र के अंतर्गत देख रहे हैं, दोनों है जो प्लांट्स आपको हरे दिखाई नहीं दे रहे, व्हाइट और ये ऐसा हल्का पीला लाल ऐसा दिखाई दे रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये मर्तोपजीवी है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ये पौधे है जो अलग अन्य रंगों के दिखाई देते हैं। फिर आपके परजीवी, मर्तोपजीवी से हट करके जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, ये है जो जीवित पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको जीवन यापन करने के लिए एक परपोषी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के जो आवृत्ति पौधे होते हैं अपने पोषण के लिए हमेशा दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कस्कुटा, जिसे हम अमरबेल कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपके ओरोबैंकी, तो ये पौधे हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जिन पौधों के ऊपर ये पाए जाते हैं। अंतिम जो आप श्रेणी हम देख रहे हैं वो है कीट बक्सी पादप। कीट बक्सी पादप, जैसा कि नाम से विदित है, कि ऐसे पौधे जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। लेकिन नाम से जो पता पड़ रहा है कीट बक्सी पादप, तो ये अपने भोजन या आहार के लिए कीटों का भक्षण नहीं करते हैं। ये पौधे भी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन ये पौधे हैं जो दलदली आवासों में पाए जाते हैं। और दलदली आवासों के अंतर्गत नाइट्रोजन की कमी रहती है, इसलिए ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। और इन कीटों के भक्षण करने के लिए इन पौधों के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, या ऐसे कहते हैं विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जो कीटों को कैप्चर करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो नेपेंथस, जिसे हम घट पादप कहते हैं, इसके अंतर्गत पत्ती है जो घट के आकार में, घड़े के आकार समान, उसके ऊपर ढक्कन नुमा संरचना होती है। जब कीट इसके ऊपर बैठता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, और इसके बाद में इसके अंदर पाचक जो कि पाचक रस जो स्रावित होते हैं, और पाचक रस है जो उस कीट का पाचन कर लेते हैं, इसके फलस्वरूप इन कीटों को नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। उसके अलावा आप देख रहे हो यूट्रिकुलेरिया और आपके ड्रोसेरा इत्यादि सभी है जो कीट पक्षी पादप है, जिनके अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जो कि कीटों को कैप्चर करने में सहायता करती है। यूट्रिकुलेरिया के अंदर आप जो बोलते हो ये ब्लेडर वर्ट ब्लेडर दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर कीटों को फंसा जाता है। और ड्रोसेरा के अंदर ये है जो इस प्रकार से स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जो जिनको हम दंस रोम कहते हैं, जो कि जिसके अंदर है जो कीट फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में दंस रोमों के द्वारा स्रावित जो विषैले पदार्थ होते हैं उसके फलस्वरूप उस कीट की मृत्यु हो जाती है। और बाद में है जो प्लांट पाचक रसों की सहायता से उस कीट का पाचन करके अपने लिए नाइट्रोजन की आपूर्ति को संभव बनाता है। तो इस प्रकार से
आकार की विविधता के अंतर्गत सेकंड वीडियो के अंतर्गत हमने आवासीय विविधता और मृदा में उपलब्ध जल मात्रा और उसकी विशेषता के आधार पर हमने पौधों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम अपने अगले वीडियो पादपों में आकार की विविधता थर्ड के अंतर्गत पादप स्वभाव में विविधता डाइवर्सिटी इन हैबिट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।